Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 2008 के मालेगांव बम धमाकों में 17 साल बाद फैसला आने वाला है। 7 लोगों के खिलाफ ये फैसला आएगा। क्या वो बरी होते हैं या फिर उन्हें सजा होती है, ये तो अदालत पर निर्भर है। लेकिन इन 7 आरोपियों में एक नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, जेपी मिश्रा साहब। सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इस मामले में आरोपी रही हैं। अगर हम केस के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, अगर हम आप टाइमलाइन बता पाएं कि कब यह धमाका हुआ, जांच पहले किसके पास थी, क्या आरोप लगे आपके क्लाइंट पे, और बाद में जब केस आगे बढ़ा तो क्या प्रोसिक्यूशन गवाह उस तरीके से कोर्ट में ला पाया? ये घटना 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुई और इस घटना में पहले लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर बाद में केस एटीएस को ट्रांसफर हो गया। एटीएस उस समय जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है एविडेंस कलेक्ट करना, लेकिन जिस ढंग से केस चला है, जिस ढंग से आगे बढ़ा है, जिस ढंग से सबूत आए हैं, उससे व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है एटीएस उस समय की कांग्रेस सरकार के दबाव में एविडेंस कलेक्ट करने के बजाय एविडेंस क्रिएट किया गया है। एविडेंस गढ़े गए हैं, लोगों को फंसाने के लिए गढ़े गए हैं, क्योंकि 2009 में लोकसभा का चुनाव होना था और उनको जो घटनाएं उस समय जो बम विस्फोट होते थे, केवल एक समुदाय के लोग उसमें अरेस्ट होते थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हिंदू आतंकवाद का एक सगुफा छोड़ा गया और उसमें समझौता ब्लास्ट हो, चाहे अजमेर ब्लास्ट हो, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, इसमें हिंदुओं को फंसाया गया। फंसाने का काम हुआ है। आप पूछेंगे फंसाने का काम मैं कैसे बोलता हूं? तो फंसाने का ऐसा है, 12 लोग अरेस्ट हुए शुरू में, 2008 नवंबर तक 12 लोग अरेस्ट हुए, किसी के खिलाफ एक भी चार्जशीट नहीं था और सरकार को मकोका लगाना था इनको रोकने के लिए, इससे बेल नहीं हुए। मकोका लगाना था तो किसी के आरोपी के खिलाफ, पूरे गैंग में किसी के एक के खिलाफ कम से कम 2 चार्जशीट पेंडिंग होनी चाहिए, 2 चार्जशीट पेंडिंग होनी चाहिए। तो राकेश धावड़े जो पुणे का आदमी है, उसको 2 नवंबर 2008 को अरेस्ट करके, तो परभनी में 2003 में बम ब्लास्ट हुआ था, जालना में 2004 में बम ब्लास्ट हुआ था। तो परभनी के केस में 11 नवंबर को अरेस्ट करके 13 नवंबर को चार्जशीट फाइल कर दिया और जालना के केस में 15 नवंबर को अरेस्ट करके 15 नवंबर को ही चार्जशीट। बम ब्लास्ट जैसे केस में एक 2 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई और उसके आधार पर कि 2 चार्जशीट एक आरोपी के खिलाफ है, उनको क्या नाम है, सरकार से अनुमति लेकर के मकोका लगा दिया गया। मकोका लगा दिया तो केस जो है सीजीएम कोर्ट नासिक से मकोका कोर्ट मुंबई ट्रांसफर हो गया। उसमें सिंधे साहब के पास गया, मकोका कोर्ट था, उन्होंने सबको डिस्चार्ज कर दिया। बोले 2 प्रीवियस चार्जशीट चाहिए, ये दोनों चार्जशीट तो घटना के बाद की हैं और इसलिए फिर से केस वापस भेज दिया नासिक। सरकार उसके महाराष्ट्र शासन उसके खिलाफ गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कॉग्निजेंस भले ही 2008 में लिया गया है, लेकिन ये केस 2003 और 2004 के हैं, तो मैगजीम दिया, लीगल प्रपोजिशन दिया, कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ द ऑफेंस नॉट ऑफ द ऑफेंडर। फिर आरोपी लोग उसके खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फार्मूले को कायम रखा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2015 में आया। इस तरह से 2018 से 2015 तक मामला इसी में लटका रहा। 2016 में फिर एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एनआईए ने स्पष्ट लिखा, जो राकेश धावड़े के खिलाफ 2003 और 2004 परभनी केस में फंसाया गया, जालना में फंसाया गया था, केवल मकोका लगाने के हेतु से फंसाया गया था और उससे संबंधित कोई सबूत नहीं मिले। तो जब चार्ज फ्रेम हुआ तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने सभी आरोपियों के खिलाफ से मकोका हटा दिया। इस तरह से फंसाने के काम हुए हैं। और ऐसे ही नहीं, कॉन्स्पिरेसी की थियरी बताते हैं कि आरोपी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करने के लिए फरीदाबाद माताजी मंदिर में मीटिंग किया, फिर भोपाल राम मंदिर में मीटिंग किया। फरीदाबाद का रहने वाला यशपाल भडाना, कोई एनआईए ने उसका स्टेटमेंट लिया, बताया हम जिंदगी में कभी भोपाल नहीं गए थे और उनका स्टोरी थी कि ये भोपाल की मीटिंग में था और मीटिंग के समय चाय पानी लेके आता जाता था, इसने फिर जो बात हो रही थी उसमें सुना
और वो बंदा बोलता है कोर्ट के सामने, मैं कभी भोपाल गया ही नहीं था, एटीएस ने मुझे पकड़ करके ट्रेन से भोपाल ले गए और राम मंदिर दिखाए कि ये देखो, ये बोलना ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को फंसाई गई। साध्वी जी का जहां तक फंसाने का विषय है, घटना स्थल पर एक ALML फ्रीडम मोटरसाइकिल मिली और कहीं उनको लगा होगा कि बहुत पहले साध्वी जी के पास भी ALM फ्रीडम मोटरसाइकिल थी, तो उससे इन्होंने लिंक जोड़ा। लेकिन उसको जोड़ने के लिए सबूत तो चाहिए। फ्रीडम मोटरसाइकिल कंपनी ने केवल एक ही तो नहीं बनाया था, हजारों मोटर, ये वही मोटरसाइकिल है जो साध्वी के पास थी, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कानून से। साहब, उसके ऊपर जाली नंबर लगाया गया था। साध्वी जी के पास जो रजिस्ट्रेशन सूरत में है उसका नंबर था GJ5BR1920 और जो नंबर प्लेट उसके ऊपर मिला MH15P4572, वो नासिक का ही नंबर है। वो 2001 में वो गाड़ी MH15P4572 पिंगले नाम के एक आदमी ने खरीदी थी। उसने बी को बेचा, बी ने, ऐसे 10 लोगों ने खरीदा। 2008 तक वो गाड़ी को 10 लोगों ने खरीदा और सब लोगों ने गवाही दिया है कोर्ट में। हाँ, हमने उसको पोजीशन लेटर दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, गाड़ी ट्रांसफर करा के लेना उसकी जिम्मेदारी है। 10 लोग उस गाड़ी के बारे में बोलते हैं, हमने बेच दिया, खाली उसको पोजीशन लेटर दे दिया, ताबा पावती, तो उसकी जिम्मेदारी है, हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो उसमें तुम मान लेते हो बेचा और मैं बोलता हूं बेच दिया, तुम बोलते हैं प्रूफ बताओ। तुम्हारा ही प्रूफ है, दूसरे गाड़ी के पास कोई प्रूफ नहीं बेचने का। दूसरी बात है, उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर ATS के अनुसार मिटा दिया गया था। तो कंपनी से पूछे, ये चेसिस नंबर रिवाइव हुआ, लेकिन चेसिस नंबर रिवाइव भी नहीं हुआ, इंजन नंबर पार्टली रिवाइव हुआ, पूरा रिवाइव भी नहीं हुआ। तो कंपनी से पूछा गया कि ये नंबर की गाड़ी आपने मैन्युफैक्चर किया है क्या? कंपनी ने बोला इससे मिलता जुलता नंबर मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन यही नंबर नहीं किया है, इससे मिलता जुलता नंबर है। तो उसी के आधार पर आगे बढ़े। लेकिन कंपनी का रीजनल मैनेजर, कंपनी का अपना RTO, कंपनी का क्लार्क, एजेंसी वाला, सब एजेंसी वाला, सब लोग गवाह हैं। सब ने कोर्ट ने बोला है, जब तक चेसिस नंबर और इंजन नंबर दोनों टैली नहीं होता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वही गाड़ी है। तो ये साबित नहीं हुआ, खाली पार्टली, फुल भी नहीं, खाली इंजन नंबर चेसिस नंबर है। तीसरी बात सर ऐसा है, RTO ने और उन लोगों ने हमारे नाम पर गाड़ी रजिस्टर है, आपके नाम पर गाड़ी रजिस्टर होगी तो आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, रहने का प्रूफ देना पड़ता है ना, कहाँ रहते हो, क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कार्ड है। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जा सका कि मैंने अपने नाम पर गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए हमने ABC डॉक्यूमेंट दिए थे। हमने जिस एजेंसी से गाड़ी खरीदने का आरोप है, उस एजेंसी वाले को हम कभी गई, मिली और पैसा भरा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। वो बोलता है साध्वी हमारे पास कभी आई नहीं। और उसमें वो वारछा कोऑपरेटिव बैंक सूरत में है, उसका एक चेक पेमेंट है, वो पेमेंट किसने दिया वो तो पता लगाओ, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया क्योंकि छिपानी बात है। तो वो गाड़ी, और हमारा स्टेटमेंट है, हाँ मेरे पास एक LML थी, उसका नंबर वगैरह मुझे मालूम नहीं है, मैंने सुनील जोशी को 2003 में बेच दिया। तो NIA हो चाहे ATS हो, वो गाड़ी मेरी ही है जो मेरे नाम से रजिस्टर, मैंने वो खरीदा, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट दे नहीं सके। और मैं किसी भी मीटिंग फरीदाबाद या भोपाल में थी, इसका भी कोई प्रूफ नहीं दे सके। इसलिए मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अब दूसरे जो इसमें मुख्य आरोपी हैं कर्नल प्रसाद पुरोहित, उनके बारे में अगर आप बता पाए, उन पर ऊपर क्या आरोप था और बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी? सर उसके बारे में बोलूं उचित नहीं है, लेकिन कर्नल पुरोहित यह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी है तो उनका काम इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है। वो अपनी मिलिट्री की असाइन ड्यूटी कर रहे थे और उनके खिलाफ आरोप जो भी लगाए हैं, उनके खिलाफ लगाए गए भी आरोप निराधार है, झूठे हैं और मैनिपुलेटेड है। ATS का मेन केस जो था वो लोगों के जो गवाहों के बयान लिए थे और बयान मकोका के केस पर मकोका लगाने के बाद जो बयान लिए उसी आधार पर उन्होंने पूरा केस बना था और जैसे ही मकोका हटा तो वो केस जो है वो फ्लैट हो गया। घटना बताता हूँ, UAPA लगाने के लिए मकोका लगा था और UAPA बाद में लगा, अनलॉफुल प्रोसेस एक्टिविटी। UAPA लगाने के लिए सैंक्शन लगता है गवर्नमेंट का। उस समय महाराष्ट्र सरकार की अपना होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थी चित्रकला जूत सी।
सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 10 जजमेंट बोलते हैं जो भी मटेरियल है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कलेक्ट किया है उसको देख के वो अपनी बुद्धि से सैंक्शन देना है। लेकिन उनका कोर्ट में बयान है सर, कोर्ट में बयान है कि मेरे को डॉक्यूमेंट आया तो मेरे अंडर सेक्रेटरी ने उसका नोट बनाया, फिर अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी को दिया, उसने नोट बनाया, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बनाया, फिर मैटर लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में गया, उसके अधिकारी ने नोट बनाया और उसके बाद मेरे पास आया। तो सब नोट के आधार पर मैंने सैंक्शन दिया। तो उन्होंने खुद का माइंड कहाँ अप्लाई किया भाई। आगे मैंने उनको सवाल पूछा था उस समय होम मिनिस्टर कौन था, तो उन्होंने कहा जयंत पाटिल थे। मैंने बोला आपने उनसे भी सलाह मशवरा किया था? बोले हाँ मैंने उनसे भी सब कागज बनाया, उन्होंने अप्रूव किया, फिर मैंने सैंक्शन दिया। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट सैंक्शन कहाँ दिया? जी साईं बाबा में जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, नागपुर बेंच ने डिस्चार्ज किया, सैंक्शन गलत था इसलिए डिस्चार्ज कर दिया। हमारे खिलाफ सैंक्शन ही पूरा गलत है। अगर वो मोटरसाइकिल की जो बात करें तो क्या आप लोगों ने जो मोटरसाइकिल साध्वी जी ने बेची थी, क्या ये वही मोटरसाइकिल थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, या आप लोगों का कहना है कि हमने बेच दी थी, वो मोटरसाइकिल कहाँ है हमें पता नहीं? ये जो भले ही बेच दिया था यही मोटरसाइकिल है, ये प्रूफ तो उनको करना पड़ेगा ना। मैंने बोला नंबर भी नहीं प्रूफ कर सके, चेसिस नंबर भी नहीं प्रूफ कर सके, इंजन नंबर भी नहीं प्रूफ कर सके। तो जब तक ये भले ही मैंने बेच दिया था लेकिन ये तो प्रूफ करो ये वही मोटरसाइकिल है जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, यही नहीं प्रूफ कर सके। बेचने वाली बात तो दूसरे नंबर की है। एक इसमें बड़ा डेवलपमेंट तब आया था जब एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया था और कहा था साध्वी जी का भी नाम था और बाकी के और भी 5 आरोपी थे, कहा था कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एनआईए ने हमें डिस्चार्ज करने की सिफारिश किया था लेकिन कोर्ट ने वो बात मानी नहीं। कोर्ट ने एटीएस के चार्जशीट को मान करके हमको नहीं डिस्चार्ज किया। एनआईए ने भले ही किया, कोर्ट में भी उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे के दुबे डीवाईएसपी, उन्होंने कोर्ट में वही बयान दिया है जो उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिया था। कितने आरोपी थे सर शुरू से लेके एटीएस से लेके एनआईए तक, और कब कब लोग छूटे और कितने लोगों पर ये केस चला? 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, केस 7 लोगों पर चल रहा है, 5 लोग डिस्चार्ज हुए। क्या धाराएं लगी थी इन लोगों पे जिन पे केस चला है, कौन कौन सी धाराएं? 302 लगा है, 307 लगा है, 326 लगा है और अपना एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के चार्जेस लगे हैं, यूएपीए के चार्जेस लगे हैं, सब चार्जेस लगे हैं। प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की है, जो धाराएं लगी मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। That is their natural thing. They will ask to give the punishment, and we will say that acquit us. We will say acquit us. Therefore, the court is not going to acquit us. They will say give the maximum punishment. Therefore, the court is not going to maximum punishment. Court will decide to give the punishment or acquit the accused person or to give the punishment. What will be the quantum of the punishment will be decided by the court on the basis of the evidence, not at the request of the either party. आप लोगों ने अपने तरीके से पूरा पक्ष रखा है, आप लोग अब आशान्वित हैं? आशान्वित है, इतना ही बरस है कि हमेशा भगवान सच का साथ देता है। अगर भगवान है तो सच की विजय होगी। साध्वी जी कोर्ट में मौजूद रहेंगी? मौजूद रहना कंपलसरी होता है। जब केस का जजमेंट दिन होता है तो उस समय सभी आरोपी को मौजूद रहना कंपलसरी होता है। क्यों? कि या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन होगा तो तुरंत सभी को कस्टडी में ले लिया जाता है और जमानत हो जाए, अब एक्विटल हो जाता है तभी भी उनको आगे के लिए अपील में कोई जाएगा तो हम हाजिर रहेंगे, इसके लिए बांड भरना पड़ता है और जामीन देना रहता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए दोनों हालत में हाजिर रहना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एडवोकेट जेपी मिश्रा थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह को इस मामले में रिप्रेजेंट किया है। अब फैसला आने वाला है, अब फैसला किसके पक्ष में होता है वो देखने वाली बात होगी, बट लेकिन दोनों तरफ से प्रोसिक्यूशन ने और बचाव पक्ष ने दोनों ने अपने अपने तर्क जो हैं वो अदालत के सामने रखे हैं। अब 17 साल बाद इस मामले में फैसला आएगा। कैमरा रविबिंद के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।